मेरी कलम भी वाकिफ़ है इस कदर मेरे जज्बातों से, मैं गर इश्क भी लिखूं तो इनकलाब लिख जाता है। ये जो लेख हैं ये शहीद भगत सिंह के लेख हैं जो उन्होंने लिखे थे उस टाइम पे अंग्रेज़ों के विरुद्ध। भाई जब उन्होंने लड़ाई छेड़ी थी, जंग छेड़ी थी और मात्र 23 से 24 साल की उम्र में वो शहीद हो गए। तो आज हम लोग भाई शहीद भगत सिंह के जीवन के बारे में प्रकाश डालने जा रहे हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। तो भगत सिंह की यह लेखनी में लिखे गए यह शब्द स्वयं भगत सिंह के व्यक्तित्व और विचारों का परिचय देते हैं। हमारे देश की आज़ादी के लिए हजारों शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी, परंतु मातृभूमि के लिए जान देने के जज्बे के कारण शहीद भगत सिंह का व्यक्तित्व अपने आप ही अनोखा था। महज 24 साल की छोटी सी उम्र में देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले माँ भारती के इस वीर सपूत के इरादे और विचार इतने अडिग और मजबूत थे कि जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की ऐसी मजबूत बुनियाद को हिलाकर रख दिया, जिसके बारे में पूरी दुनिया की यह कहावत थी कि ब्रिटिश एम्पायर का सूरज कभी नहीं डूबता। महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन के दौर में अपने क्रांतिकारी विचारों के दम पर भगत सिंह ने देश के क्रांतिकारी आंदोलन की एक नई राह पर चलना सिखाया और अंग्रेज सरकार का जमकर मुकाबला किया। तो शहीद भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1960 को लॉयलपुरी जिले के बंगा नामक गांव में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है। कुछ विद्वानों के अनुसार इनका जन्म 28 सितंबर को हुआ था। इनके पिता का नाम किशन सिंह, माता का नाम विद्यावती कौर था। जब भगत सिंह पैदा हुए उनके पिताजी किशन सिंह, चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह जेल में थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1906 में लागू हुए उपनिवेशीकरण विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन करने के कारण उनको सजा हुई थी। सरदार भगत सिंह, चाचा अजीत सिंह ने उस आंदोलन में प्रतिनिधित्व करते हुए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। अब हम लोग शिक्षा के बारे में बात करने जा रहे हैं शहीद भगत सिंह की। शहीद भगत सिंह ने 5वीं कक्षा तक पढ़ाई गांव के ही स्कूल में की और प्राइमरी शिक्षा के बाद भगत सिंह के पिता उनका दाखिला DAV हाई स्कूल लाहौर में करवा दिया और बाद में उन्होंने अपनी शिक्षा नेशनल कॉलेज लाहौर से पूरी की। जैसा कि अजीत सिंह, जो भगत सिंह के चाचा थे, ने एक संगठन की स्थापना करी थी जिसका नाम था भारतीय देशभक्त संघ। अजीत सिंह ने अभिन्न मित्र थे सैयद हैदर रजा। इन्होंने इस संगठन की स्थापना करने के साथ साथ चिनाब नहर कॉलोनी बिल का विरोध करने में किसानों को एकजुट इनका पूरा साथ दिया। इनके चाचा अजीत सिंह के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार की ओर से 22 मुकदमे दायर हो चुके थे, जिसके चलते उन्हें ईरान पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। भगत सिंह का सारा परिवार गदर पार्टी का कट्टर समर्थक था, अतः वैचारिक क्रांति भगत सिंह को परिवार की ओर से विरासत में मिली थी। भगत सिंह ने बचपन में की एक कहानी जो उनके बचपन से ही देश प्रेम के जज्बे को दर्शाती है। तो ऐसा भगत सिंह का देश प्रेम जज्बा और जो बचपन से ही उनके बातों और व्यवहारों को झलकाता था। भगत सिंह की किशोरावस्था के दौरान घटित 2 विभिन्न घटनाओं ने उनका पारिवारिक विरासत में मिली राष्ट्रभक्ति और भावना को इस्पात जैसा मजबूत आकार देना प्रारंभ कर दिया। जलियांवाला बाग में 1919 में निर्दोष व निहत्थे देशवासियों का नरसंहार मात्र 12 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपनी मासूम आंखों से देखा था। दिल दहला देने वाले उस मंजर को देखने के लिए वे अपने स्कूल से 12 किलोमीटर दूर पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंचे थे। वहां उन्होंने शहीदों के खून से सनी गीली मिट्टी को मुट्ठी में लेकर एक बर्तन में भर लिया और अंग्रेज़ों को प्रतिशोध लेने की कसम खाई। 1921 में नानकाना साहिब में निहत्थे अकाली प्रदर्शनकारियों की हत्या का मंजर भी उन्होंने अपनी किशोरी अवस्था में देखा था। क्योंकि भगत सिंह का परिवार अहिंसक गांधीवादी विचारधारा का समर्थक था, अतः उस समय भगत सिंह भी गांधी जी के विचारों और आंदोलन शैली का समर्थन करते थे। उस दौर में महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए अहिंसक आंदोलनों और क्रांतिकारियों के द्वारा किए जाने वाले हिंसक आंदोलनों में हमेशा तुलना किया करते थे और अपने लिए एक सही रास्ते की तलाश किया करते थे। असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा कांड के बाद जब महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का ऐलान किया तो भगत सिंह ने गांधी जी के फैसले को खुश ही नहीं थे इस आंदोलन से अलग कर लिया और गरम दल के युवा क्रांतिकारी आंदोलन में सहभागिता निभाने लगे और उन्होंने कई क्रांतिकारी दलों की सदस्यता ग्रहण करी।
उस समय उन क्रांतिकारी दलों में से कुछ महत्वपूर्ण क्रांतिकारी सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद आदि थे। उस दौरान काकोरी कांड में 4 क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई थी और 16 को सजा सुनाई गई थी। इस घटना ने भगत सिंह को इतना आहत कर दिया कि उन्होंने 1928 में अपनी पार्टी नौजवान भारत सभा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA में विलय कर दिया और उनका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन HSRA रख दिया। उन्हीं दिनों जब वह BA की पढ़ाई कर रहे थे, उनका परिवार वालों ने भगत सिंह की शादी करने का प्रस्ताव जब उनके सामने रखा तो उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। जब 1928 में साइमन कमिश्नर भारत आया तो पूरे देश में इसका पुरजोर विरोध हुआ। इसके विरोध प्रदर्शन में क्रांतिकारी लाला लाजपत राय की अग्रणी भूमिका थी। अंग्रेज़ों ने इस प्रदर्शन का दमन करने के लिए प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया और इसमें लाठीचार्ज के दौरान सिर पर लाठी लगने से लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई। इस घटना से क्रोधित होकर भगत सिंह और उनके साथियों राजगुरु या गोपाल ने मिलकर पुलिस असिस्टेंट स्कॉट को मारने की योजना बनाई और इसमें पंडित जी चंद्रशेखर आज़ाद ने उनका पूरा साथ दिया और अपनी योजना को पूरा किया। परंतु इनसे एक गलती हो गई। इन्होंने लाला जी की मौत का बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को सुपरिटेंडेंट स्कॉट की जगह SP सॉन्डर्स की हत्या कर दी। 1929 का बम असेंबली का कांड। भगत सिंह रक्तपात करना नहीं चाहते थे, साथ ही वे ये भी चाहते थे कि अंग्रेज़ों को इस बात का एहसास हो जाना चाहिए भारत के लोग अब जाग चुके और अब ज़्यादा दिनों तक वह अंग्रेज़ों के आगे नहीं सर झुका पाएंगे। अतः इसी बात का एहसास अंग्रेज़ों को कराने के लिए उन्होंने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने का ऐलान किया, बम फेंकने का प्लान बनाया। भगत सिंह की मंशा थी कि इस धमाके से कोई खून खराबा न हो और उनकी तेज आवाज़ अंग्रेजी हुकूमत तक पहुंच जाए। इस योजना में कार्यान्वित करने के लिए सभी की सहमति भगत सिंह और भूपेश्वर दत्त को चुना गया था। सभी की सहमति में भगत सिंह और भूपेश्वर दत्त को चुना गया था। निर्धारित तिथि के अनुसार 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में इन दिनों में एक खाली स्थान पर बम फेंका जहां कोई बैठा नहीं था ताकि किसी को चोट ना पहुंचे। सेंट्रल असेंबली का पूरा हाल धुएं से भर गया। यदि भगत सिंह भूपेश्वर दत्त चाहते तो वहां से भाग सकते थे, परंतु भगत सिंह ने उस असेंबली में गिरफ्तार होकर अपनी आवाज़ पूरे देश तक और अंग्रेजी हुकूमत तक पहुंचाना चाहते थे, जो कि स्वयं ही गिरफ्तार होकर संभव था। असेंबली में बम फेंकर दोनों ने साम्राज्यवाद, मुर्दाबाद और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए अपने हाथ में लाल पर्चों को हवा से उड़ा दिया। जब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की तो उन्होंने अपनी दोनों हाथ आगे बढ़ाकर सहर्ष करके अपनी गिरफ्तारी दे दी। लगभग 2 वर्ष तक भगत सिंह ने जेल में बिताए। इस दौरान जेल में रहते हुए भी उन्होंने अपना अध्ययन का सिलसिला जारी रखा और इसी बीच वे लगातार लेख लिखते और जेल में से भी अपने क्रांतिकारी विचारों को प्रचारित करते रहते थे। परिवार व संबंधियों को जेल से लिखे गए पत्र और उनके लेख और उनके क्रांतिकारी विचारों को दर्शाते थे। उन्हें जेल में ही एक अंग्रेजी लेख लिखा था जिसका हिंदी शीर्षक था, मैं नास्तिक क्यों हूँ। भगत सिंह ने समाजवादी विचारधारा को मानते हुए इसी कारण से उन्होंने अपनी कई लेखों में पूंजीपतियों को अपना दुश्मन बताया। उन्होंने लिखा कि मजदूरों का शोषण करने वाले उनके दुश्मन के समान हैं और चाहे वह भारत के नागरिक ही क्यों न हो। भगत सिंह उनके साथियों के साथ जेल में गोरे देसी कैदियों के इलाज में पक्षपात करने और स्वयं को राजनीतिक कैदियों के मान्यता देने की मांग की तथा अन्य मांगों को लेकर भूख हड़ताल की और 64 दिन तक यह चली। भूख हड़ताल में उनकी इसी भूख हड़ताल का प्रेस पर ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और उन्होंने अपनी मांगों के पक्ष में उल्लेखनीय समर्थन हासिल किया। इसी भूख हड़ताल के दौरान उन्होंने एक स्थानीय यतीन्द्र दास ने भूख से तड़प कर दम तोड़ दिया, परंतु अन्न का एक दाना मुंह में नहीं जाने दिया। आखिर में अपने पिता तथा कांग्रेस के अनुरोध में 116 दिनों के बाद भगत सिंह ने अपनी भूख हड़ताल को समाप्त किया और विशेष न्यायालय में 7 अक्टूबर 1930 को 8 पृष्ठों के फैसलों में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सज़ा सुनाई।
उसके तुरंत बाद पूरे लाहौर के शहरों में 1944 धारा लागू कर दी गई। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि 24 मार्च 1931 को तीनों को फांसी दी जाएगी। उनकी फांसी की सज़ा सुनकर संपूर्ण राष्ट्र शतबद्ध था। भगत सिंह की फांसी की सज़ा माफ़ कराने के लिए प्रिवी परिषद में अपील की गई। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय 14 फरवरी 1931 में व्यवसराय समक्ष अपील दायर की। महात्मा गांधी ने 17 फरवरी 1931 को शहीद भगत सिंह की सज़ा माफ़ करने के लिए अपील की, परंतु इन सारी अपील का प्रयास उन्होंने नकार दिया। हालांकि जेल के बाहर किए जाने वाले यह सारे प्रयास जेल की ऊंची दीवारों के भीतर कैद भगत सिंह को मंजूर नहीं थे। वे कभी यह नहीं चाहते थे कि उनकी सज़ा माफ़ की जाए। अंत में इनकी फांसी रोकने के सभी प्रयास विफल साबित हुए और ब्रिटिश सरकार ने निर्धारित तिथि एक दिन पहले ही अर्थात 23 मार्च 1931 की शाम को 7:33 में आज़ादी के मतवाले और भारत माँ के लाल भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी दे दी। जब उन्हें फांसी पर ले जाने का समय हुआ तब भगत सिंह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। भगत सिंह ने उनकी आखिरी इच्छा पूछे जाने पर उनका जवाब था कि वह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे, अतः उन्होंने अपनी पूरी जीवनी पढ़ने का समय दिया जाए। ऐसा कहा जाता है कि फांसी के समय जब जेल के अधिकारियों द्वारा भगत सिंह को यह बताया गया कि उनकी फांसी का वक्त हो गया तो उन्होंने कहा, ठहरो, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल तो लो। ऐसा बोलकर उन्होंने अपने हाथों में पकड़ी हुई किताबें छत पर उछाल दी और वह बोले, ठीक है चलो। फिर तीनों आज़ादी के दीवाने अंतिम बार गले मिले और एक दूसरे का हाथ पकड़कर मस्ती में गीत गाते हुए फांसी की तख्त की ओर चल पड़े। ए मेरे रंग दे बसंती चोला, ओ मेरे रंग दे बसंती चोला। समय से पूर्व फांसी देने के ब्रिटिश सरकार के फैसले का जनता ने अत्यधिक विरोध होगा। गोरे यह जानते थे अतः देश में अराजकता फैलने के डर से अंग्रेजों ने तीनों क्रांतिकारियों का पार्थिव शरीर को टुकड़े कर बोरियों में भरकर फिरोजपुर की ओर ले जाकर सुनसान स्थान पर मिट्टी का तेल डालकर जलाने का प्रयास करने लगे, परंतु पास के गांव वालों ने जब वहां आग जलती देखा तो वे लोग उसी तरफ आने लगे। गांव वालों को आता देख अंग्रेजों ने इनके लाश को अधजला टुकड़ा सतलज नदी में फेंक कर भाग गए और फिर गांव वालों ने इनके शरीर के टुकड़े को एकत्रित कर विधिवत रूप से दाह संस्कार किया और इसी के साथ माँ भारती के ये सच्चे सपूत शहादत में अमर हो गए।